Good evening, student. Myself, Dr. Shashank Kumar, and today we are going to discuss about Colles fracture. So, firstly, we should know what is Colles fracture. So, Colles fracture is normally it is the fracture of distal radius. ये जो fracture होता है हमारे distal radius का fracture होता है और distal radius में कहाँ पे होता है? तो ये जो distal radius में cortico-cancellous junction जो होता है आर्टिकुलर जो सरफेस होता है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर जस्ट ऊपर होता है कॉर्टिको-कैंसिलियस जंक्शन। उसी जंक्शन पे फ्रैक्चर होता है, इसको हम कोलिस फ्रैक्चर बोलते हैं। इट इज द कॉमनेस्ट फ्रैक्चर इन पीपल अबव 40 इयर्स ऑफ द एज। ये जो फ्रैक्चर है वो 40 इयर्स से अबव के जो पर्सन है उसमें मोस्टली देखने को मिलता है और इट इज ऑल्सो पार्टिकुलरली कॉमन इन वुमेन बिकॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। पोस्ट मेनोपॉजल के बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन बढ़ने लगती है उसमें भी जो है फीमेल में ज़्यादातर ये फ्रैक्चर दिखने को मिलता है। उसके बाद है इट नियरली ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। ये मैक्सिमम जो इंजरी है गिरने के कारण होता है और मोस्टली जब हम गिरते हैं हाथ के बल, अगर हम आउट स्ट्रेच हैंड पे अगर हम गिरते हैं तो ये फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाता है। और इस फ्रैक्चर को जो है जो डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट का नाम है अब्राहम कोलिस। इन्होंने 1814 ईस्वी में इस फ्रैक्चर को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बारे में कि इंजरी होता कैसे है और उसके पैथोलॉजिकल जो एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म जो है सेम वही फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड है, बट इसको अगर हम और स्पेसिफाई करें तो द फोर्स इज अप्लाइड इन द लेंथ ऑफ फोर आर्म विद द रिस्ट इन एक्सटेंशन। जब हम आउट स्ट्रेच हैंड अगर हम गिरते हैं तो ये जो रेडियस है उसके थ्रू फोर्स जब लगता है तो जो कॉर्टिको-कैंसिलियस जंक्शन है उस पर जो फोर्स पड़ने के कारण क्या होता है डिस्प्लेस या फ्रैक्चर होता है। द बोन फ्रैक्चर एट द कॉर्टिको-कैंसिलियस जंक्शन एंड द डिस्टल फ्रैगमेंट्स कोलैप्स इनटू एक्सटेंशन। आउट स्ट्रेच हैंड होने के कारण क्या होता है ये डिस्ट हमारे एक्सटेंशन में होता है। जब इसके थ्रू हम गिरते हैं तो क्या होता है पूरा जो फोर्स है वो हमारे रिस्ट पे आता है। रिस्ट पे आने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो फोर्स होता है काफ़ी सीवियर होता है, जो कि जंक्शन जो है कॉर्टिको-कैंसिलियस जंक्शन वो टॉलरेट नहीं कर पाता और वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, अब जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें जो फ्रैगमेंट जो फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैगमेंट का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स वो फ्रैक्चर होकर के मूव कर जाता है और कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है उसके लिए यहाँ पे दिखाया गया इंपेक्शन ऑफ द फ्रैगमेंट्स। मतलब जो फ्रैगमेंट्स है कई पार्ट्स में भी टूट सकता है, डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो फ्रैगमेंट्स है वो पीछे की तरफ। यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे डॉर्सल एंड वोलर। डॉर्सल हम हमेशा यूज करते हैं पीछे की तरफ की, तो डॉर्सल जो है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इसका एंड उसके साथ डॉर्सल टिल्ट भी हो सकता है। देन लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लैटरल टिल्ट हो सकता है एंड सुपिनेशन हो सकता है। तो ये सारे जो है जो एंगल से जो फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे इसमें देख सकते हैं फ्रैक्चर होकर के किस तरीके से जो है प्रॉक्सिमल शिफ्ट हुआ, देन रेडियल टिल्ट हुआ। और सिमिलरली दूसरी जो डायग्राम है तो उसमें हम देखें किस तरीके से जो प्रॉक्सिमल शिफ्ट हुआ, डॉर्सल शिफ्ट हुआ एंड डॉर्सल टिल्ट हुआ। तो दोनों चीज हम एक डायग्राम में देखते हैं। इसके बाद जब ये कोलिस फ्रैक्चर होता है तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड इंजरी होता है, जैसे फ्रैक्चर ऑफ स्टेलर प्रोसेस ऑफ अल्लाह का जो स्टेलर प्रोसेस होता है तो यहाँ पे होता है, तो अल्लाह का स्टेलर प्रोसेस है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा रैप्चर ऑफ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है उसका रैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाता है। तीसरा रैप्चर ऑफ ट्रायंगुलर कार्टिलेज ऑफ द अल्लाह का जो ट्रायंगुलर कार्टिलेज होता है उसका रैप्चर होने के चांसेस इसमें बन जाता है। देन लास्टली रैप्चर ऑफ इंट्रोसियस रेडियो अल्नर लिगामेंट। रेडियो अल्नर लिगामेंट के उसके रैप्चर होने के चांसेस बनते हैं। अगर ये रैप्चर हो जाता है तो रेडियो अल्नर जॉइंट की जो इंटीग्रिटी है वो अफेक्ट हो जाता है और ये जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वो सबलक्सेट होने की स्थिति में आ जाता है। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर क्या होता है? तो क्लिनिकल फीचर जो मोस्टली हम देखते हैं जब पेशेंट कोई कंप्लेंट लेकर के आता है तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो वी रिकॉग्नाइज दिस फ्रैक्चर बाय द डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। डिनर फॉर्क हम सब लोग जानते हैं, जो हम चाउमीन खाते हैं या मैगी खाते हैं डिनर फॉर्क पे, उसको जब आप उल्टा करोगे तो देखोगे उभरा हुआ सा जो स्ट्रक्चर बनता है, तो वो जो वैसा ही जो स्ट्रक्चर है इस फ्रैक्चर में दिखने को मिलता है। जब फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के बाद जो
फ्रैगमेंट्स है वो क्या होता है, डिस्प्लेस होता है किस तरफ, डॉर्सली। तो उसका यहाँ से एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनता है जो कि सिमिलर होता है डिनर फॉग के कारण, इसलिए इसको डिनर फॉग डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब डिनर फॉग डिफॉर्मिटी जब बनता है तो ऊपर की तरफ क्या होता है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एंटीरियरली जो वोलर स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो, डिप्रेशन होता है। इसके साथ इन द पेशेंट विथ लेस डिफॉर्मिटी देयर मे बी ओनली लोकलाइज टेंडरनेस एंड पेन। अगर जो फ्रैक्चर हुआ है वो डिस्प्लेस नहीं है, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, या सिंपल क्रैक है, तो वहाँ पे क्या होगा, पेन दिखने को मिलेगा, लोकल टेंडरनेस दिखने को मिलेगा, स्वेलिंग दिखने को मिल सकता है। देन द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस कम्स टू लाई एट द सेम लेवल और अ लिटिल हायर देन अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हमारा जो फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर के बाद क्या होता है, जैसे ये डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है, तो डिस्टल रेडियस का जो फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है कि जो फ्रैगमेंट्स है, कभी कभी क्या होता है इंफेक्शन ज़्यादा है तो उसके कारण ये डिस्प्लेस होकर के ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये जो अल्ना का जो स्टेलॉइड प्रोसेस है और रेडियस का जो स्टेलॉइड प्रोसेस है दोनों सेम लेवल में आ जाता है, या समटाइम ऐसा होता है कि रेडियस का ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, देन हम रेडियोलॉजिकल फीचर हम देखते हैं। रेडियोलॉजिकल फीचर में हम एक्सरे के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं ताकि हम देख सकें कि जो फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैगमेंट जो गया है वो किस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो किस तरफ डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, इसके लिए दो एक्सरे के व्यू के लिए बोलते हैं हम, एंटेरो पोस्टीरियर व्यू एंड लैटरल व्यू। एंटेरो पोस्टीरियर व्यू है जिसमें हम देखते हैं एंटेरो पोस्टीरियर, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय लुकिंग at the direction of the distal articular surface of the radius on lateral X-ray. After fracture, it face dorsally or become neutral. Dorsal tilt has occurred. रेडियोलॉजिकल फीचर जो है हम एक्सरे पर जब हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टिल्टिंग इसका दिखने को मिलता है, जैसे फ्रैक्चर होकर के डॉर्सल शिफ्ट भी हो सकता है, डॉर्सल टिल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे को एक्सरे पे देखने को मिलता है। सिमिलरली द लैटरल टिल्ट कैन बी डिटेक्टेड ऑन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सरे। जो लैटरल टिल्ट है, लैटरल मतलब बाहर की तरफ जो टिल्ट है वो हमारे को देखने को मिलता है एंटेरो पोस्टीरियर व्यू जो एक्सरे है उसमें हमें देखने को मिलता है। देन नॉर्मली द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस फेसेस मीडियली इफ इट फेस लैटरली। नॉर्मली जो हमारा जो रेडियस होता है, जो आर्टिकुलेटिंग जो सरफेस होता है वो मीडियली फेस करता है। अगर ये मीडियली फेस न करके लैटरली जाता है, दैट मीन्स कि जो हमारा जो टिल्ट है वो लैटरल टिल्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग के बाद हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट में अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, एक तो डिस्प्लेस फ्रैक्चर में और दूसरा अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर में। तो सबसे पहले हम अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर के बारे में देखते हैं। अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है जिसमें फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैगमेंट्स उस एरिया से, उस जगह से मूव ना हुआ हो। ठीक है, सेम एरिया पे इंटैक्ट है, उसी जगह पे है, वहां से मूव नहीं किया है, तो वैसे फ्रैक्चर को हम अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर किसी को अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है, देन इफ द फ्रैक्चर इज अनडिस्प्लेस अ डॉर्सल स्प्लिंट इज अप्लाइड फॉर अ डे और 2 days। अगर किसी को अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो उसमें हम एक डॉर्सल स्प्लिंट आता है जिसको हम अप्लाई करते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। देन हम वेट करते हैं तब तक 2-3 दिनों में क्या होता है उसका स्वेलिंग जो है रिजॉल्व हो जाए। अगर एक बार स्वेलिंग खत्म हो जाता है देन हम उसमें कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें बार बार इसका फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब पोलिस फ्रैक्चर होता है तो डिस्टल फ्रैगमेंट इसका मूव कर जाता है, स्लाइटली भी मूव करता है या मूव ना भी करे, तो समटाइम क्या होता है पर्सन जो है मूवमेंट के ड्यूरिंग मूवमेंट उनको याद नहीं रहता है और कुछ न कुछ वो हैंड की मूवमेंट कर देते हैं, तो चांसेस रहता है फ्रैगमेंट जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स है वो अपनी जगह से हिल जाए, वो अपनी जगह से थोड़ा मूव हो जाए। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हर 10 से 14 दिन के अगेन दोबारा हम एक्सरे करवा करके देखेंगे कि जो हमने रिडक्शन जो किया है वो जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स है वो अपने जगह पे ही है कि नहीं है। ठीक है, अगर जगह पे नहीं है तो हमें फिर से उसको रिडक्शन करना पड़ेगा, उसमें सर्जिकल प्रोसीजर भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इफ द फ्रैक्चर हैज नॉट स्लिप। अगर फ्रैक्चर फ्रैगमेंट स्लिप नहीं किया है देन द कास्ट यूजुअली बी रिमूव्ड आफ्टर 4 weeks। देन हम कास्ट को एज इट इज रहने देंगे और 4 हफ्ते के बाद जो है 4 से 5 हफ्ते के बाद उसको हम
रिमूव करेंगे। देन उसके बाद हम मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट हम स्टार्ट कर देंगे उस एरिया का। आप देख सकते हैं कि कैसे इसका प्लास्टर कास्ट लगाया गया है। एल्बो के जस्ट डॉर्सल टू द डिस्टल टू द एल्बो जॉइंट से लेकर के पूरा ये एरिया को बोलते हैं मेटाकार्पस हेड। तो उसके नेक तक जो है ला करके इसको कास्ट में लगा दिया गया है। इसके बाद आता है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के बाद डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा अलग है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर से, बिकॉज अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में हम क्या करते थे, सिंपली एक डॉर्सल स्प्लिंट लगा देते थे और डॉर्सल स्प्लिंट लगा करके हम 1 से 2 दिनों के लिए छोड़ देते थे ताकि स्वेलिंग ड्रेन हो जाए। देन कास्ट लगा करके 4 हफ्तों के लिए छोड़ देते थे। बट डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनेस्थीसिया। जब भी हम डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर को अगर हम डील करेंगे तो एनेस्थीसिया के साथ ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, पेन इतना सीवियर होता है कि मसल को रिलैक्स वो रख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब भी हम इसका रिडक्शन करेंगे तो एनेस्थीसिया देने के बाद ही करेंगे। फिर अगर एक मैन्यूवर आता है जिसके थ्रू हम इसको रिडक्शन करवाते हैं, तो मैन्यूवर कैसे हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल जो है दिया गया है। जैसे हैंड इज ग्रास्प्ड एंड ट्रैक्शन इज अप्लाइड इन द लेंथ ऑफ बोन। जो हैंड सेकिंग पोजीशन होता है उस तरीके से क्या करते हैं, हैंड को ग्रास्प करते हैं एंड ट्रैक्शन एक अप्लाई करते हैं। ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं और उसके काउंटर फोर्स जो होता है, जो डॉक्टर होता है उसका असिस्टेंट जो है एल्बो को क्या करता है, होल्ड करता है ताकि काउंटर प्रेशर यहाँ पे लगे। यहाँ से काउंटर प्रेशर के लिए यहाँ पे होल्ड करता है। देन डॉक्टर क्या करता है, हैंड को जो ग्रास्प करता है और लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रैक्शन अप्लाई करता है। ट्रैक्शन अप्लाई करने के बाद कुछ मूवमेंट होता है जिसको परफॉर्म करता है, जैसे रिस्ट को जो है फ्लेक्शन में लेकर जाता है, अल्नर डेविएशन में एंड देन प्रोनेशन। ये जो 2-3 मूवमेंट है उसको परफॉर्म करता है। बट मूवमेंट के साथ साथ क्या करते हैं, जैसे कि नाम से पता है कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, तो ये मूवमेंट के साथ साथ क्या करते हैं, जो डिस्टल फ्रैगमेंट जो डिस्प्लेस हुआ है उसको थंब से डाउनवर्ड पुश करते हैं ताकि वो अपने नॉर्मल जगह पे चला जाए। ठीक है, ये है मैन्यूवर, इसको आप देख सकते हैं। जो असिस्टेंट है यहाँ से क्या किया है, काउंटर प्रेशर के लिए यहाँ से होल्ड कर लिया है। जो डॉक्टर है वो यहाँ से हैंड सेकिंग पोजीशन में यहाँ पे ग्रास्प किया है और एक काउंटर ट्रैक्शन यहाँ हो गया और ये ट्रैक्शन जो है यहाँ से अप्लाई कर दिया गया। दूसरे हाथ से क्या करेगा, थंब से डिस्टल जो फ्रैगमेंट है उससे क्या करेगा, डाउनवर्ड पुश करेगा ताकि वो अपने जगह पे चला जाए और रिस्ट को जो है मूव करेगा जिस तरीके से बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद जो है जो फ्रैगमेंट्स है वो अपनी जगह पे चला जाता है। देन उसके बाद हम इसको एक्सरे करके कंफर्म करते हैं कि ये अपनी जगह पे गया है कि नहीं गया है। उसके लिए हम एक एक्सरे परफॉर्म करवाते हैं। देन इफ एक्सरे में अगर हम पाते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री है तो डॉर्सल जो प्लास्टर स्लैब है उसको हम अप्लाई करवा देते हैं। और अप्लाई कहाँ तक करते हैं, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम जस्ट बिलो द एल्बो टू द मेटाकार्पल नेक। ये एल्बो के नीचे से, एल्बो जॉइंट के नीचे से लेकर के मेटाकार्पल्स के नेक तक यहाँ तक अप्लाई करते हैं। इट इज हेल्ड इन पोजीशन बाय द क्रेप बैंडेज, और क्रेप बैंडेज को अप्लाई करते हैं और स्लिंग की तरह लगा करके उसको इमोबिलाइज करके हम छोड़ देते हैं एक पोजीशन में। उसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो कि हमें मैनिपुलेशन करने के समय और मैनिपुलेशन के बाद जो है हमें देखना पड़ेगा। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन एंड अल्नर डेविएशन मस्ट बी अवॉइडेड। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब बहुत ज़्यादा जो है फ्लेक्शन या अल्नर डेविएशन जो है हमें नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो जो जिस पोजीशन पे जिस पर्पज से हम कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिक्स कर देते हैं 20 डिग्री इन ईच डायरेक्शन इज एडिक्वेट। 20 डिग्री ही जो है एक फिक्स करके रखेंगे। दूसरा आता है द आर्म इज केप्ट एलिवेटेड फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, आर्म को जो है एलिवेटेड पोजीशन में रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। क्यों रखते हैं एलिवेटेड पोजीशन में, ताकि जो स्वेलिंग है वो ड्रेन हो जाए। ठीक है, स्वेलिंग कम हो जाए। उसके बाद क्या, शोल्डर एंड फिंगर एक्सरसाइजेज आर स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही जो सिम्टम है सबसाइड होता है, पेन कम होता है, उसके बाद हम फिंगर की जो है मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। देन इफ द फिंगर बिकम स्वेलन, साइनोज्ड और पेनफुल, देयर शुड बी नो हेजिटेशन इन स्प्लिटिंग द बैंडेज। अगर इसमें से कुछ भी देखने को मिलता है, साइनोज मतलब स्वेलिंग आता है, साइनोज मतलब कि ब्लूइश सा होता है, जैसे हेमाटोमा बनता है ना, ब्लूइश की तरह होने स्टार्ट हो जाता है, कलर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है, पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है, पेन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें वेट नहीं करना चाहिए। बिना इंतजार किए हुए
बैंडेज को कट कर देना चाहिए, नहीं तो फर्दर दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो एज इट इज उसको हम रख देते हैं और 7 से 8 दिन तक उसको रखने के बाद हम अगेन दोबारा एक एक्सरे लेते हैं ताकि वो अपनी जगह पे है कि नहीं है उसको हम देखते हैं, उससे हम कंफर्म होते हैं, एक्सरे के थ्रू ही हम जो कंफर्म होते हैं। अगर डिस्प्लेस होता है तो ये नेचर होता है कि बार बार इसका डिस्प्लेस हो जाना, क्योंकि बहुत सारे मसल्स उसके थ्रू क्रॉस करता है तो एक कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है बार बार डिस्प्लेस होने के चांसेस इसके बन जाते हैं। इसीलिए हम बार बार एक्सरे करके देख रहे हैं कि वो अपनी जगह पे है अथवा नहीं है। ठीक है, अगर डिस्प्लेस हो जाता है तो फर्दर उसका ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है। इफ द पेशेंट फंक्शनल डिमांड आर हाई दे शुड बी ट्रीटेड बाय रीमैनिपुलेशन एंड इंटरनल फिक्सेशन। अगर थोड़ा बहुत डेविएशन होता है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें देखना होगा अगर पर्सन की या पेशेंट का अगर फंक्शनल डिमांड ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें दोबारा से उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, दोबारा हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके साथ इंटरनल फिक्सेशन जो आता है वो इंटरनल फिक्सेशन हम लगा सकते हैं ताकि उससे क्या होगा फर्दर डिस्प्लेस नहीं होगा। हाउएवर इन सम एल्डरली पेशेंट विथ लो फंक्शनल डिमांड मोडेस्ट डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी एक्सेप्टेड। जो ओल्डर पर्सन होते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत जो डिस्प्लेसमेंट हो भी जाता है उसको हम उतना फोकस नहीं करते, उसको हम रहने देते हैं क्योंकि उनका फंक्शनल डिमांड कम होता है। कुछ कारण से हम उसको रहने देते हैं, जैसे पहला कि उनमें आउटकम जो है उतना ज़्यादा अच्छा आएगा नहीं। ठीक है, एनाटॉमिकल ब्यूटी से उनको उतना देना होता नहीं है। देन फिक्सेशन ऑफ द फ्रेजाइल बोन कैन बी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप फिक्सेशन करते हैं तो ओल्डर एज में क्या होता है बोन जो हमारा कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो बोन कमजोर हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर से फिक्सेशन करना और अगेन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगा जिसमें फिजियोथेरेपी फिर अगेन स्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ओल्डर एज को हम माइल्ड जो अगर डिफॉर्मिटी आती है तो माइल्ड डिफॉर्मिटी को हम नजरअंदाज कर देते हैं। देन द फ्रैक्चर अब क्या होता है उस कास्ट को हम अप्लाई करके छोड़ देते हैं 6 हफ्ते के लिए। 6 हफ्ते के बाद हम क्या करते हैं उसको अगेन हम एक एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे निकालने के बाद हम यूनियन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब आता है ट्रीटमेंट में इम्पैक्टेड और कम्युनिकेटेड कोलिस फ्रैक्चर। इसका मतलब होता है कि इम्पैक्टेड और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कभी कभी ज़्यादा इम्पैक्टफुल इंजरी के कारण क्या होता है बोन का जो फ्रैक्चर होता है वो कई पार्ट्स में हो जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो जो ट्रीटमेंट होता है थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें सर्जरी का जो इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। तो द कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कैन समटाइम रिड्यूस्ड एंड हेल्ड विथ percutaneous wire but if infection is severe even this may not be enough to maintain length। ठीक है, अगर जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है तो वो परक्यूटेनियस वायर से भी क्या होता है कभी कभी क्या होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। इन दैट केस एन एक्सटर्नल फिक्सेटर इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 25 टेंडन्स क्रॉसिंग द रिस्ट। तो उस केस में हम क्या करते हैं एक एक्सटर्नल फिक्सेटर को हम यूज करते हैं और उसको हम यूज क्यों करते हैं क्योंकि रिस्ट से क्या होता है कि कई सारे मसल जो है क्रॉस करता है रिस्ट को, तो क्रॉस करने के कारण क्या है एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करता है जब ये मूवमेंट करते हैं या वो मसल का जो प्रॉपर्टी होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, उसके कारण क्या है कंप्रेसिव फोर्स बराबर जो है जनरेट होता है। तो फ्रैगमेंट जो है सही जगह पे रहे उसके लिए हम क्या करते हैं एक न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए एक डिवाइस को जो हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देन द फिक्सेटर इज अटैच्ड टू द डिस्टल रेडियस एंड द सेकंड मेटाकार्पल्स। उस फिक्सेटर्स को हम क्या करते हैं डिस्टल रेडियस से और सेकंड मेटाकार्पल में क्या करते हैं हम अटैच कर देते हैं। उसके बाद अटैच करने के बाद इट शुड बी यूज्ड ओनली एज अ न्यूट्रलाइजिंग डिवाइस। इसको हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइजिंग डिवाइस के तौर पे ही हम यूज करेंगे, इसमें हम ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्टिंग फोर्स जो है अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो उसके कारण क्या होगा इट मे लीड टू स्टिफनेस। इससे क्या हो सकता है स्टिफनेस हो सकता है। देन द फिक्सेशन इज रिमूव्ड आफ्टर 5 to 6 वीक। अब क्या करेंगे फिक्सेशन को जो है 5 से 6 हफ्तों के बाद जो है हम इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम एक्सरसाइजेज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सम टाइम ये फिक्सेशन के बाद आज के टाइम में क्या होता है कि कोलिस फ्रैक्चर में कुछ प्लेटिंग नेलिंग प्लेटिंग और स्क्रू के थ्रू भी जो है रिडक्शन हम करते हैं। तो
जो मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वोलर प्लेट होता है, जिसके थ्रू हम रिडक्शन करते हैं। तो प्लेट फिक्सेशन इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड फॉर पॉलिश फ्रैक्चर। द सो कॉल्ड वोलर लॉकिंग प्लेट इज अप्लाइड टू द फ्रंट ऑफ द रेडियस थ्रू द बेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। एक वोलर प्लेट आता है, वोलर लॉकिंग प्लेट आता है, जिसको हम डिस्टल रेडियस में आगे की तरफ से क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या करता है फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को वो अपने जगह पे ग्रिप करके रखे रहता है। देन ये था हमारा ट्रीटमेंट डिस्प्लेस फ्रैक्चर का एंड डिस्प्लेस फ्रैक्चर का। लास्टली जो हम लोग पढ़ेंगे आउटकम्स के बारे में। आउटकम्स क्या है? आउटकम्स का मतलब होगा कि जो रिकवरी है, जो हमारा रिजल्ट है वो किस तरीके से होगा। तो आउटकम ऑफ दिस फ्रैक्चर इन एन ओल्डर एज ग्रुप विथ लोअर फंक्शनल डिमांड इज वेरी गुड। अगर ओल्डर एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है, फंक्शनल डिमांड कम होता है, तो उसमें आपको आउटकम जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। रिगार्डलेस ऑफ कॉस्मेटिक ऑफ द रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, कुछ जब जुड़ता है तो समटाइम क्या होता है कि थोड़ा सा डिफॉर्मिटी रह जाता है, बट उसको हम उतना फोकस नहीं करते, बिकॉज ओल्डर पीपल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है फंक्शनल डिमांड होता नहीं है। देन पुअर आउटकम कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय परफॉर्मिंग करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी। अगर लगता है कि आउटकम्स जो है, जो उसका हीलिंग है, उसका जो हीलिंग होने का जो स्पीड है, अगर वो सही नहीं हो रहा है तो हम करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी करते हैं, ऑस्टियोटॉमी करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए एक रूल भी होता है कि एज अ रूल शॉर्टनिंग ऑफ मोर देन 2 mm एट द डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, डोर्सल टिल्ट ऑफ मोर देन 10 डिग्री, डोर्सल ट्रांसलेशन ऑफ मोर देन 30% आर लाइकली टू बी लीड अ पुअर आउटकम। अगर इनमें से कुछ भी अगर होता है तो 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आउटकम है बहुत ही अच्छा नहीं आएगा। दिस डिवाइस अप्लाइज टू ओल्डर ऑस्टियोपेनिक फ्रैक्चर। ये जो एडवाइस है वो हम अप्लाई करते हैं ऑस्टियोपेनिक जो फ्रैक्चर होता है, जो बोन कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। इन यंगर पेशेंट टॉलरेंस आर फार लेस। यंगर पेशेंट तो वैसे भी इसको जो है अगर हम रिडक्शन कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, अगर फ्रैगमेंट जो है ज़्यादा डिस्प्लेस ना हुआ हो तो ये कुछ था हमारे पॉलिश फ्रैक्चर के बारे में। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू।